हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अपने लाइफ में कुछ नया सीख रहे होंगे रोज़, है ना? और अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे ना, पॉजिटिव वे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गाइडर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अजमत। हम सब जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम लोग सी लैंग्वेज में ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स इसके पहले कर चुके हैं और उसका आज का हमारा हो नेक्स्ट लेवल का लेक्चर है जो कि होने वाला है बेसिकली आर्क फंक्शन पे। आर्क फंक्शन को लेंगे और इसका पूरा ऑपरेशन करके देखेंगे एक्चुअली में कर क्या रहा है और हो क्या रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका आर्क का, और कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना, ये अपने ग्राफिक्स में सी लैंग्वेज को यूज़ करके। देखिए, जब आपको बात आती है कि अब आर्क बनाना है, आपको पता है आर्क क्या होता है। बेसिकली ये सर्कल टाइप का होता है लेकिन पूरी तरीके से सर्कल नहीं माना जाता इसे, इसलिए हम इसे आर्क बोलते हैं। सर्कल मतलब होता है पूरा आपका जीरो से चलेगा 360 राउंड घूम के, यानी गोल से आपका सर्कल बन के आ जाएगा। आर्क भी सेम काम करता है लेकिन यहाँ पे हम कुछ वेरिएंट दे देते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ तक का सर्कल बनाना है, पूरी तरीके से आपको सर्कल नहीं बनाना। तो इसी की जब बात आती है कि हमें पूरी तरीके से सर्कल नहीं बनाना है, तब हमारा दिमाग जो दौड़ता है ना, हमारी जो माइंड दौड़ती है कि यार अब क्या करें, तो वो कॉन्सेप्ट आ जाता है आर्क का। आर्क बेसिकली आपका होता ये है कि ये आर्क ड्रॉ करेगा लाइक दिस। अगर मैं बता दूं, मैं पहले पेंट ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ आपको। ये ऐसे, ये रहा आपका सर्कल। ये सर्कल तो है, आप देख रहे हैं कि चारों तरीके से, चारों तरफ से मतलब बंद है, यानी आप सर्कल एक गोल सा बन के आ गया, ठीक है। अब आर्क में इसे कब बोलते हैं, जब ये अपना सर्कल पूरा ना कर रहा हो, लाइक दिस। ये अपना सर्कल पूरा ना कर रहा हो इस तरीके से, ये अपना सर्कल ये पूरा नहीं कर रहा, और आप जितनी डिग्री पे चाहें इसे बना सकते हैं। ये पूरी तरीके से सर्कल नहीं बन रहा है, इस तरीके से आप इसे आर्क बोलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, ये रहा सर्कल आपका, ये है आपका आर्क, और ये रहा आपका सर्कल। दोनों में डिफरेंस है क्या, कि सर्कल तो आपका क्या बन रहा है, पूरी तरीके से बंद है, यानी गोल सा बन के आ रहा है। आर्क सेम है, रेडियस सेम है, आपका सब कुछ सेम है, बट ये आपका पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो रहा, ये पूरी तरीके से गोल नहीं हो रहा। इसी को हम बोलते हैं आर्क। अब इसमें एंगल आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, आप इस आर्क को यूज़ करके सर्कल भी बना सकते हैं, आप पूरी तरीके से इसे आर्क बना लाइक सर्कल बना सकते हैं। लेकिन हमें जब ज़रूरत पड़ती है कुछ इस तरह के शेप की, जब हमें इस शेप की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा सबसे ज़्यादा मोटिवेशन, सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे जाता है कि यार अब कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए हमारे ग्राफिक्स के लाइब्रेरी में कि हम आर्क बना सकें, है ना, इस तरीके का कोई एक ग्राफिक मतलब कोई एक शेप दे सकें उसे। तो फिर आ जाती है बात वहाँ पे हमारी, आर्क फंक्शन ये आपका पूरा काम कर देता है। ये रहा आर्क फंक्शन, आप जानते हैं आर्क फंक्शन आपका क्या कर देता है, इसका ये चीज़ डन हो जाती है हमारी आर्क फंक्शन में, ठीक है। तो इसी चीज़ में हम लोग आज प्रोग्राम लिखने वाले हैं, बेसिकली हम आर्क बनाने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली, लाइक हम लोगों ने लाइन फंक्शन देखा, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं अपने ग्राफिक्स में, है ना। उसके बाद में हम लोगों ने लाइन से रिलेटेड और कई सारे फंक्शंस देखे, लाइक लाइन टू फंक्शन था हमारा जो लाइन ड्रॉ कर रहा था, लाइन रेल फंक्शन था हमारा, ये भी लाइन ड्रॉ कर रहा था। इनकी तीनों चीज़ों की कंडीशन थी अलग अलग, अलग अलग ये आर्गूमेंट्स ले रहे थे, अलग अलग ये अपने अपने कंडीशन पे, अपने बेस पे चल रहे थे और हम लाइन ड्रॉ कर रहे थे। चौथा था जो हमारा सर्कल बनाया हमने, सर्कल फंक्शन यूज़ किया हमने, सर्कल बनाया उसमें अपने ग्राफिक्स में। और अब हम आगे सीधी आर्क फंक्शन पे, पांचवा हमारा क्या है, आर्क फंक्शन। अब आज हम इसका ऑपरेशन करने वाले हैं। बेसिकली आर्क फंक्शन का ये क्या होता है, कौन कौन से आर्गुमेंट पास होते हैं, और ये एक्चुअली में है कहाँ पे। तो देखिए बेसिकली क्या हम अभी तक आप क्या समझे कि आर्क फंक्शन क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है। हर क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। इसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये मौजूद कहाँ पे होता है, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स डॉट एच में, ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल में, ठीक है, ये मौजूद होता है। अब ग्राफिक्स डॉट एच
फाइल कहाँ पे मौजूद होती है? ये सी लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करवाती है इंटरनली कि आप ग्राफिक्स यूज़ कर सकें। और ग्राफिक्स के फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको यूज़ क्या करना पड़ता है? हेडर फाइल, वो है आपका ग्राफिक्स डॉट एच। आपने इसके पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम लिखे होंगे जो टेक्स्ट बेस्ड रहे होंगे, सिंपल प्रोग्राम, जिसमें भी आपने बहुत सारे हेडर्स फाइल यूज़ किए होंगे, लाइक आपका हो गया कोनियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच, मैथ डॉट एच, डॉस डॉट एच, है ना? ये सारी चीज़ें क्या हैं? हेडर्स फाइल है। तो उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन हमें यूज़ करना है, तो जब फंक्शन यूज़ करने की बात आती है कि यार हमें इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करना है, तो अब हम क्या करें? तो उसके पहले हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि भाई देख, ऐसा है ना कि हम ये फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं, मैं तुझे पहले ही अलाउ कर रहा हूँ कि ये चीज़ हमारा एरर ना आना चाहिए, तुझे पहले ही प्रोटोटाइप मैं बता दे रहा हूँ सारे फंक्शंस का, ताकि मतलब अपने हिसाब से तुम क्या कर सको, उसे एक्सटेंड कर सको। तो ये चीज़ हम अपने कंपाइलर को पहले बताना पड़ता है कि उस फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या है, डिक्लेरेशन पार्ट जिसे बोलते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है? आप जब ग्राफिक्स डॉट एस फाइल खोलते हैं, आज मैं उस अगर टाइम रहा तो हम ग्राफिक्स डॉट एस फाइल को खोलेंगे और उसमें फंक्शंस को देखेंगे कैसे बनाए गए हैं। प्रोटोटाइप बेसिकली होते हैं, फंक्शन पूरी तरीके से नहीं बनाए जाते हैं वहाँ पे सॉरी सॉरी, फंक्शन नहीं होता वहाँ पे। ग्राफिक्स डॉट एच फाइल में जो है आपकी कोई भी हेडर फाइल ले लो, लाइक आप कोनियो डॉट एच, हेड स्टूडियो डॉट एच, डॉट्स, टाइम, मैथ, है ना? जो भी जितने भी जितने भी हेडर फाइल हैं, उन्हें आप जब खोलेंगे तो हेडर फाइल में केवल उस सारे फंक्शंस का प्रोटोटाइप मौजूद होता है, ठीक? प्रोटोटाइप मौजूद होता है, तो उसका एक्चुअल जो डिफिनीशन होता है और जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है वो आपका डॉट एल आई बी फाइल में सेव होता है। lib डॉट lib यानी लाइब्रेरी फंक्शन। तो उसी का इंटरफेस जो होता है हमारा, लाइक ये 3 वे में चल रहे होते हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि फर्स्ट वे आपका क्या, डॉट lib फाइल, इसका सेकंड वेरिएंट आता है ग्राफ हेडर फाइल एंड थर्ड वेरिएंट जो हम यूज करते हैं वो आता है फंक्शंस या फंक्शन कॉल, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉलिंग पार्ट, ठीक है? कॉलिंग पार्ट, आप एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन को हम केवल कॉल कराते हैं। ये 3 वे में चल रहा होता है। फर्स्ट स्टेज आपका या लाइव पार्ट, जिसे हमें कंसर्न नहीं होता उसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से, किसी भी फंक्शन लाइक हमने सॉरी यार खराश है गले में, माइंड मत कीजिएगा इस बात को लेके, है ना? यहाँ पे देखिए सिंपल, मैं अगर एग्जांपल ले लूँ कि आपने क्या किया, आपने सी लैंग्वेज में आपने प्रिंटफ फंक्शन का को यूज़ किया होगा सिंपल। तो ये होता है फंक्शन कॉलिंग। क्या होता है? कॉलिंग फंक्शन कॉल इसे बोल देते हैं सिंपल। और दूसरा क्या होता है इसका? इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ये हर बने बनाए जो भी आपके फंक्शंस हैं वो सभी फंक्शन के साथ ही मतलब डिफाइन होता है, हर फंक्शन के लिए सूटेबल है। दूसरा वेरिएंट आता है इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ठीक है? एंड थर्ड आता है इसका डिक्लेरेशन, यानी जिसे हम बोलते हैं डिक्लेरेशन पार्ट, जो कि मौजूद होता है, ये मौजूद डिक्लेरेशन पार्ट इसका मौजूद होता है हेडर फाइल में। लाइक कोई भी आप ले लो, लाइक हमने एग्जांपल ले लिया कोनियो डॉट एच, ठीक है? या फिर स्टूडियो डॉट एच या ग्राफिक्स डॉट एच, ये होता है हेडर फाइल में। डिक्लेरेशन पार्ट केवल वहाँ पे मौजूद होता है। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कहाँ पे मौजूद होती है आपकी? इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आपका मौजूद होता है डॉट एल आई बी फाइल में, ठीक है? इस तरीके से। और ये हम सिंपल, ये जो पहला स्टेज था आपने क्या किया, इसे आपने यूज़ करना होता है। तो सिंपल आपने क्या पता चला कि हमने आर्क फंक्शन यूज़ करना है। ये इनबिल्ट फंक्शन है जो कि मौजूद कहाँ पे है इसका प्रोटोटाइप? ग्राफिक्स डॉट एच में। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि मतलब ये चीज़ें चल रही होती हैं इसके चीज़ पीछे की। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं पहले कि मतलब इस पे प्रोग्राम लिख लेते हैं कि एक्चुअली में प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। उसके बाद में फिर से हम इस पे आते हैं कि क्या होता है इसका मतलब, एक्चुअल में मतलब क्या है इसका। और मतलब इसमें आपने देखा होगा, अगर मैं सिंटैक्स, बेसिक सिंटैक्स लिख के दिखा दूँ आपको, या आपको भी लिख लेना है, नोट अगर ले रखे हो अपने साथ में, अपने कॉपी या पेन ले रखा हो तो लिख लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है सिंटैक्स याद करना आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि सिंटैक्स ना आपको बहुत हेल्प करती है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
जैसे कहते हैं ना कि आपके पास कोई एक तरीका होना चाहिए, कोई एक फॉर्मूला होना चाहिए किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये समझ लें कि ये फॉर्मूला है किसी भी मतलब प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका एक फॉर्मूले की तरह काम करता है। जैसे कहते हैं मैथ में ले लो a+b का होल स्क्वायर, है ना? तो इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट क्या होगा, इसका और फॉर्मूला क्या बना, ये सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही होती हैं सिंपल। अब उसी फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स हम इसका अगर देखें तो रिटर्न टाइप इसका वाइड, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन नाम रहा। उसके बाद में ये आपका क्या एक्सेप्ट करता है, 5 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, 5 आर्गुमेंट, इंट एक्स, इंट वाई, इंट स्टार्ट एंगल, आप कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद में इंट एंड एंगल, देन उसके बाद में इंट रेडियस कितना देना चाह रहे हैं। आप जानते हैं किसी भी सर्कल, किसी भी गोले का कुछ रेडियस होता है, तो उसी तरह से आप कितना रेडियस देना चाहते हैं उसके लिए, है ना। तो ये 5 जो आर्गुमेंट्स होते हैं, आपको क्या करते हैं, 5 आर्गुमेंट पास कराने होते हैं। 5 आपके क्या हैं आर्गुमेंट्स देने होते हैं, जो कि हमेशा आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे नोटिस किया होगा आपने, ये पांचों ही इंटीजर टाइप के हैं। आपको इससे नहीं कंसिडर करना है कि फ्लोट टाइप के हैं या डबल टाइप के हैं या करेक्टर टाइप के। हमेशा मैं मोस्टली आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ कर, सॉरी, जो ग्राफिक्स के प्रोग्राम अलाउ करते हैं ना, जो आर्गुमेंट पास करना, वो मोस्टली आपका 90 या 95% केसेस में आप हमेशा आप पास करा रहे होते हैं इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट। हो हाँ, 2-4% ऐसे हैं जहाँ पे हम पास कराते हैं, लाइक फ्लोटिंग वैल्यू भी पास करा देते हैं, डेसिमल में भी पास करा देते हैं ना। उसके बाद में आप कहीं कहीं पे आप देखेंगे, अभी हम जब आगे बढ़ेंगे इसमें और भी सारी चीज़ें करेंगे, लाइक हमारा जब कलर वगैरह आएगा इसमें, फ्लड फिल, बहुत सारे फंक्शन हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि उसमें हम कुछ करेक्टर्स भी पास करा रहे होते हैं और डेसिमल में भी वैल्यू दे रहे होते हैं। लेकिन 90 से लेकर 95% केसेस में आपको जब ग्राफिक्स का प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हमेशा जितने भी आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो हमेशा इंटीजर टाइप से होते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम किस तरह का आर्गुमेंट पास कर रहे हैं अपने फंक्शन को। मोस्टली आप इंटीजर ही पास करा रहे होते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें हैं, एक्स, इंट वाई एंड इंट स्टार्ट एंगल, इंट एंड एंगल एंड इंट रेडियस, ठीक है। ये 5 आर्गुमेंट देंगे। अब इन पे हम थोड़ा सी बात कर लें अगर कि एक्चुअली में होते क्या। देखिए, हमें क्या होता है कि जब हम अपने ग्राफिक्स में प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम ग्राफिक्स का जो आपका किसी भी प्रोग्राम का ले लेते हैं, जो आउटपुट वाली विंडो आती है, कंसोल विंडो आती है ना, उसमें हम बताते हैं कि हम अपना शेप हम कहाँ बनाना चाह रहे हैं ना। सपोज मान लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक ब्लैंक ले लूँ, अगर मैं इस सब चीज़ों को इरेज कर दूँ, सेकंड में इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर दिया। लाइक दिस, सपोज आपको थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेना है इस तरीके से कि यहाँ पे ये वाली स्क्रीन जो मैंने यहाँ पे डाल रखी है, यहाँ पे एक सेकंड में इसे ब्लैक से फिल ही कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। ये वाली स्क्रीन आपको क्या समझ में आ रहा है इससे, कि ये चीज़ आपको थोड़ी देर के लिए अज्यूम ये कर लेना है कि ये ब्लैक स्क्रीन है आपकी, जो कंसोल विंडो के कंसोल विंडो है आपका ना, जो इस पे आपका आउटपुट आने वाला है, शो होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, आपको हमेशा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये चीज़ होती है जो वाई कोऑर्डिनेट, और ये चीज़ होती है आपकी एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये इस तरीके से, यानी ऊपर से आप कितनी दूरी पे अपना सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं, लाइक दिस, और साइड से आप कितनी दूरी पे अपना सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं, जिसे हम एक्स एंगल या वाई एंगल भी बोल सकते हैं। अगर थोड़ा भी मैथ से रिलेटेड होंगे, आप मैथ पढ़े होंगे, तो वहाँ पे वाई एंगल, एक्स एंगल किसी भी ना शेप के लिए बनाना पड़ता है हमें। तो इस तरीके से आप उसे इसमें भी एंगल बताते हैं कि लाइक हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं एक सर्कल या फिर मान लेते हैं, एक सेकंड, मैं इसे थोड़ा कलर कर देता हूँ अलग, एक सेकंड, चलो ठीक है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको यहाँ पे।
सपोज आपको करना क्या है कि यहाँ पे ना एक सर्कल ड्रॉ करना है या आर्क बनाना है इस वाले पोजीशन पे। यहाँ पे आपके पास तो यहाँ से लेके इतनी बड़ी डिस्प्ले है आपकी, जिस पे आपकी आउटपुट आने वाली है, शो होने वाली है। लेकिन हम चाहते ये हैं कि हमारा जो सर्कल या कोई भी शेप बन के आए जो हम बनाने वाले हैं, लाइक लाइन हो या फिर सर्कल हो या फिर आर्क की बात कर लें, तो हमारा जो बन के आए ना वो यहाँ इस वाले पोजीशन पे बन के आए, इस वाले एरिया पे बन के आया है। तो इस वाले एरिया के लिए हमें उसे एंगल बताना पड़ता है, हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स पास करने पड़ते हैं कि सर ऐसा ना कि मेरा जो शेप बनेगा ना वो वाई एंगल से इतनी दूरी लेगा ये, तभी तो यहाँ पे ही बनेगा, और एक्स एंगल से भी ये इतनी दूरी लेगा, है ना। तभी यहाँ इस वाले जगह पे, इस वाले पोजीशन पे आपका कोई शेप बन के आएगा। तो उसके लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इंट एक्स यानी साइड से आप कितनी दूरी ले रहे हैं, और वाई ऊपर से कितनी दूरी पे आप अपना शेप बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद में इंटेंगल स्टार्ट कहाँ से होगा आपका आर्क बनना, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, कौन से एंगल से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 एंगल से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर 100 एंगल 100 एंगल से स्टार्ट कर रहे हैं, 150 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद में चौथा आर्गुमेंट जो होता है उसके बीच का, वो होता है आपका एंड। आप एंड कहाँ करना चाह रहे हैं अपने सर्कल, अपने आर्क को, है ना। लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जब आर्क बनाते हैं आप, तो क्या आपका इस तरीके से बन के आता है। एक सेकंड, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ सारा कुछ, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। ये इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आपने क्या देखा, जब हम आर्क बना रहे हैं, ये तो रहा सर्कल। अब आर्क कुछ ही सर्कल की तरह ही दिखेगा आपको, लेकिन वो ना हमेशा एक तरीके से, मतलब पूरी तरीके से गोल नहीं होगा। इसमें आप स्पेस भी छोड़ सकते हैं, लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है, ठीक है। इस तरीके से आर्क बनाते हैं आप। तो ये रहा उसका स्टार्टिंग एंगल, ये वाली पॉइंट जो होती है ना आपकी, ये वाली पॉइंट, ये रहा स्टार्टिंग एंगल, और ये रहा पॉइंट उसका एंड एंगल। जैसे आप लाइन पे करते आए हैं, लाइन कैसे बनाते हैं, लाइक हम लाइन ऐसे बनाते हैं ना, लाइन हो गया ये लाइन हो गई, तो ये रही उसकी स्टार्टिंग एंगल, ये रहा उसका एंड एंगल। तो सेम हियर, जब आर्क आप ड्रॉ करते हैं तो उसमें भी आपको स्टार्टिंग एंगल बताना पड़ता है, आप कौन से एंगल से स्टार्ट कर रहे हैं और कौन से एंगल पे आप एंड कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे आप जाके बना रहे हैं, छोड़ रहे हैं उसे। तो फिर ये हमारा हो जाता है, यहाँ से दो चीज़ें निकल के आई, एंड एंगल और स्टार्ट एंगल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एंड एंगल का क्या होता है और स्टार्टिंग एंगल क्या होता है। फिर उसके बाद में आता है इसमें रेडियस। भाई रेडियस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी गोले के लिए, किसी भी सर्कल के लिए, किसी भी आर्क के लिए। अब सर रेडियस क्या काम करेगा, कि रेडियस से आप अच्छे से अवेयर होंगे आई होप, लेकिन नहीं जानते तो थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ, जो कि आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेल्प करेगी। जब आप क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए, ये आपकी क्या हुई, मिड पॉइंट, अज़्यूम जस्ट इस सर्कल का, इस वाले सॉरी, इस वाले आर्क का ये सेंटर पॉइंट हुआ, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट से इस बॉर्डर की दूरी कितनी ले रहे हैं आप, उसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। कितनी दूरी आप देना चाहते हैं, कितना बड़ा, बेसिकली हम ऐसा बोल देते हैं, कितना बड़ा आप आर्क बनाना चाह रहे हैं, कितना बड़ा गोला बनाना चाह रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो आप लाइक दिस, जैसे ये हो गया हमारा, हम एक इतना बड़ा सर्कल, हम इतना बड़ा गोला बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, देखिए कैसे चेंज होगी। ये रहा इसकी सेंटर पॉइंट। अब इसकी रेडियस और इसकी रेडियस थोड़ा बड़ा लग रहा है ना ये, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसके लिए वैल्यू हमें कम देनी पड़ेगी, तो ये हो जाता है आपका रेडियस। तो इस तरीके से आप 5 आर्गुमेंट पास करा के अपने फंक्शन को, जो प्री डिफाइन है बना बनाया आर्क फंक्शन, उसे 5 आर्गुमेंट पास कराएंगे, और पाँचों ही आर्गुमेंट के थ्रू आपका क्या एक आर्क बन के आ जाएगा। अब हम इसे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, और जो भी कंफ्यूजन होगी, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी, इसके बाद में मैं बताने वाला हूँ जो भी चीज़ें यूज होने वाली हैं। बेसिकली मैंने तो आई होप कवर कर दिया है सारी चीज़ें कि एक्स एंगल क्या होता है, वाई एंगल क्या होता है। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा एक्स एंगल और वाई एंगल के बीच में, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में। रीज़न है ये कि इसके पहले की सारी वीडियोज़ में बताता आया हूँ आपको कि वाई एंगल और एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं।
तो अभी तक आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखें तो आई होप मतलब आई हम्बल रिक्वेस्ट यू कि आप जाके देख लें पहले, ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें कि मतलब क्या हो रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैकेनिज़्म क्या है, एक्स एंगल क्या है, वाई एंगल क्या है। अभी जब हम इसमें फंक्शन यूज़ करेंगे, इनिट ग्राफ और जीडी जीएम है ना, ये सारी चीज़ें, ग्राफिक्स मोड, ग्राफिक्स ड्राइवर, ये सारी चीज़ें हमने बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आप जाके वो सारी चीज़ें देख लें, ताकि आपको क्लियरिटी रहे अच्छे से, माइंड में आपको क्लियर रहे एकदम से, मतलब एक्चुअली में चल क्या रहा है हमारा। फिर आपको, फिर प्रोग्राम लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अपने आप को मतलब इन अ पॉजिटिव वे में बढ़ावा देने से कोई नहीं रोक सकता, जब आपको उसके पीछे की चीज़ें पता होती हैं। देखिए, 2 चीज़ें, 2 तरीके से आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो 2 तरीके की होती है, 2 तरीके वोकैब्युलरी होती है। इंग्लिश में जैसे वोकैब्युलरी होती है ना, वैसे प्रोग्रामिंग में भी होती है, 2 तरीके से वोकैब्युलरी होती है। एक होता है आपके पास बेसिक टूल्स हैं, बेसिक टूल्स मतलब फंक्शन याद कर लिया, हम फॉर लूप याद कर लिए, वाइल लूप याद कर लिया, हमें वाइल लूप चलाना, सारी मतलब इटरेशंस आ गए, एरे क्या है, स्ट्रिंग आ गई, ये सारी क्या है आपके टूल्स हैं। अब इन टूल्स को हम यूज़ करके क्या चीज़ बना सकते हैं और क्या क्या बना सकते हैं, है ना। जैसे आप एक सपोज ले लीजिए, आपकी 10 मंजिले की बिल्डिंग आप बनाने वाले हैं, उसमें भी वही सीमेंट, उसमें ईंट और वही मोरंग, पानी, है ना, ये वर्कर्स, सेम चीज़ें लगनी है। तो आप क्या चाहेंगे कि एक 10 मंजिले की बजट मतलब एक बिल्डिंग बनाए, या फिर एक मंजिले की बिल्डिंग बना के छोड़ दें। चीज़ें सेम है, टूल सेम है ना, सारी चीज़ें सेम हैं, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं। आप एक मंजिले की बिल्डिंग बना के छोड़ रहे हैं, जो कि कोई नहीं देखने वाला, बहुत से के बज रहे हैं, बहुत लोग बनवा के रह रहे हैं ना। आप 10 मंजिले की घर बनवाना चाह रहे हैं, जिसमें आपकी फैमिली रहेगी। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपके पास मतलब आपके पास पैसे कितने हैं, है ना, ये चीज़ मैटर करती है। लेकिन आप क्यों नहीं चाहेंगे, जब आपके पास पैसे थे, क्यों आपके पास ऊपर वाले ने दे ही रखा, पैसे दे रखे, अच्छे से आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि यार मैं एक कमरे के बजाय मैं 10 कमरे यानी 10 फ्लोर के बिल्डिंग बनवाऊँ, जिसमें हमारी फैमिली रहे और एक रिच लाइफ जिए। तो ये चीज़ें होती हैं, बेसिक ब्लॉक्स वही हैं, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको बनाना क्या है इस चीज़ से। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस की है, तो आप जाके एक बार देख लें उसे, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू करें। ठीक है, और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो यार तो कर लें, है ना। इससे क्या होगा कि मेरे को भी थोड़ा मतलब मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए थोड़ा अच्छे से, है ना। और लाइक कर दें, और कमेंट्स जहाँ पे भी आपको समझ ना आए, एक भी पॉइंट वहाँ पे आप तुरंत कमेंट करके पूछेंगे। कोई हेजिटेशन नहीं करना, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना अपने माइंड में कि यार ये कैसे हो गया, ये चीज़ तो समझ नहीं आई। लेकिन आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप अगर पूछने जा रहे हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइंड करके देख लें वीडियो, फिर भी ना समझ में आए तो बिल्कुल आप पूछिए, है ना। और अपनी चीज़ भी एक्सप्रेस कीजिए, अपने थॉट्स भी एक्सप्रेस कीजिए, और जहाँ मेरी भी गलती हो रही वो चीज़ भी आप बताएं मेरे को, ताकि मैं सुधार पाऊँ आपके लिए। और आपके लिए ही नहीं, मेरी चीज़ भी मेरे लिए भी वो थोड़ा अच्छा लगेगा कि यार मैं ये चीज़ सुधार लूँगा तो सामने वाला जो पढ़ रहा है उसे भी अच्छा लगेगा, है ना। तो वो चीज़ आप बताएंगे कि जहाँ पे मैं भी गलती कर रहा हूँ, तो वो भी चीज़ आप बताएंगे। श्योर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे, प्रैक्टिकल पार्ट पे। उसके पहले आप टर्बो खोल लीजिए, अगर आपके पास टर्बो अवेलेबल हो प्रेजेंट टाइम पे। अगर आपके पास पीसी या फिर लैपटॉप या कुछ भी हो जिस पे आप अपना प्रोग्राम रन करते हैं, तो साथ साथ करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, तो थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में और इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, प्रोग्राम को और रन करने में। अगर नहीं है बाई डिफ़ॉल्ट, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास प्रेजेंट टाइम पर नहीं हो, तो उसके लिए भी अल्टरनेटिव है, आप कॉपी और पेन ले लें, उस पे सारे मतलब जैसे जैसे मैं प्रोग्राम लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते रहिए। और जब भी आपके पास अवेलेबल हो जाए आपका कंप्यूटर या लैपटॉप, जिस पे भी आप रन करते हो अपने प्रोग्राम्स को, उस पे आप रन करके 2 से 3 मरतबा आप ज़रूर देखेंगे और चेक करेंगे, इम्प्लीमेंट कराएंगे। और 2-3 वैल्यू इधर उधर उल्टा सीधा करके, है ना, देखिए फिर वही बात आ गई ना कि वोकैबुलरी बहुत सारे तरीके की होती है। आप हमेशा क्या करें, कुछ अलग चीज़ें करने की कोशिश करेंगे प्रोग्रामिंग में, तभी आप सीख पाएँगे। तो आपको ये भी करना है कि आपको प्रोग्रामिंग में कुछ अलग चीज़ें भी ट्राई करते रहना है साथ-साथ, इम्प्लीमेंट करते रहना है।
जैसे मैंने अभी यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, चलो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उसके साथ साथ बात करते रहेंगे इसे। तो यहाँ पे मैंने अपना टर्बो ओपन कर लिया है। अगर आपके पास भी प्रेजेंट टाइम पे अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हो तो आपको भी कर लेना है ओपन, और साथ साथ प्रैक्टिकल करना है। नहीं हो तो आप अपना नोटबुक लेके बैठें और कॉपी पेन से लिखते रहें, जैसा जैसा मैं करता रहता हूँ, ताकि आप बाद में उस प्रोग्राम को रन करा सकें और चीज़ों को देख सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं हाईएस्ट इंक्लूड। जैसा कि हम जानते हैं, हमें किसी भी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी फंक्शन यूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उससे रिलेटेड हमें हेडर फाइल डालनी पड़ती है, ताकि हम अपने प्रोग्राम में फर्दर मतलब इम्प्लीमेंट कर सके उसके इनबिल्ट फंक्शंस को। ठीक है, तो हाईएस्ट इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच। ठीक है, उसके बाद में मेन फंक्शन मैंने स्टार्ट किया। मेन फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल्स बनाने लगे हम लोग, जी डी इक्वल टू डिडक्ट डिडक्ट। ठीक है, उसके बाद में जी एम। यहाँ पे आप डिडक्ट को ध्यान से देखिए एक बार फिर से। यहाँ पे डिडक्ट हमेशा आपका कैपिटल लेटर का होना चाहिए। रीज़न ये है कि हमारी सी लैंग्वेज जो है ना, वो केस सेंसिटिव होती है। आपको अच्छे से पता है कि ये हमारी सी लैंग्वेज है, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि हम एग्जांपल में ले लें, सी है, सी प्लस प्लस, जावा है ना, सी शार्प के जितने भी हैं, लाइक ए एस पी डॉट नेट, सी शार्प डॉट नेट, ये सब चीज़ें ना, ये सब लैंग्वेज जो है आपकी केस सेंसिटिव होती है। और जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली नहीं बोलते हैं, एच टी एम एल का नाम सुना होगा, और सी एस एस और एच टी एम एल में जो हम यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ ना हमारी केस सेंसिटिव में नहीं आती। वो आपको मतलब ऐसा बोल सकते हैं, वो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जो हमारी प्रोग्रामिंग एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारी केस सेंसिटिव होती है। एग्जाम्पल ले लें, अगर एग्जाम्पल ये है इसका कि अगर कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल ए, अगर आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं यहाँ पे अपने सी लैंग्वेज में, है ना, तो दोनों का मतलब अलग अलग आपका कंपाइलर समझता है। मतलब अलग अलग समझने का रीज़न ये है कि जो आपने आज की वैल्यू तो खोली होगी ना इसकी, अपने करेक्टर्स की 256 करेक्टर हैं आपके कंप्यूटर में, और दोनों 256 करेक्टर्स की अलग अलग कुछ वैल्यू दी होती है, जिसे हम बोलते हैं आज की वैल्यू। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसी आस्क की वैल्यू को समझती है और उसी पे इम्प्लीमेंटेशन करती है। सपोज यहाँ पे मैंने मेन लिखा हुआ है, ठीक है, मेन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मेन लिखा हुआ है ना, तो मेन में कितने लेटर्स यूज हुए हैं, एम ए आई एन, 4 लेटर यूज हुए हैं। यम का, यहाँ पे एम का आपका आज की वैल्यू कुछ और है, ये की आज की वैल्यू और आई की आज की वैल्यू, एन की आज की वैल्यू आपका कंपाइलर लेगा, उसे कंपाइल करेगा, उसको इन्हांसमेंट करेगा, लाइक आपका डिकोड करेगा, जैसे हम बोल दें कि मतलब डिकोड करने का मतलब क्या हो कि आपकी बाइनरी कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा, आज की वैल्यू लेगा, उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा, तब जाके वो समझ पाएगा कि आपने मेन लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे यम, ये आई एन यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है, अगर मैं सपोज यहाँ पे ये 4 लेटर्स ना कैपिटल कर देता, तो वो चीज़ वहाँ पे बदल जाती, इम्प्लीमेंटेशन इंटरनली इम्प्लीमेंटेशन इसकी बदल जाती, क्योंकि कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों में डिफरेंस है, दोनों की आज की वैल्यू अलग अलग है। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गूगल पे जाएं और गूगल पे सर्च करें आज की वैल्यू इन सी लैंग्वेज, है ना, या आज की करेक्टर्स ऐसे पूछ सकते हैं आप, तो आप सिंपल वहाँ पे देख पाएंगे, जो लिस्ट खुल के आएगी, आप दोनों में कंपेयर करा पा रहे होंगे कि कैपिटल एम और स्मॉल एम की जो आज की वैल्यू आ रही है ना, जो उसका उससे रिलेटेड जो वैल्यू आ रही है, दोनों अलग अलग है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि जो आपकी प्रोग्रामिंग है ना, वो केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे मैंने डिडक्ट लिखा हुआ है, ये आप हमेशा डिडक्ट कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और जी डी को मैंने इनिशियलाइज करा दिया डिडक्ट। जी डी आपका ग्राफ ड्राइवर, एज अ ग्राफ ड्राइवर का काम करता है, जिसमें हमने डिडक्ट नाम के माइक्रो से इसे इनिशियलाइज करा है। माइक्रो क्यों है, इसे मैंने आपको बहुत पहले बता दिया इसके पिछले वाले लेक्चर्स में, तो एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लीज़ देख लो उसे, है ना। उसके बाद में जी एम यहाँ पे वेरिएबल बना दिया,
GM मतलब ग्राफिक्स मोड, ठीक है। उसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बाद में आता है आपका इनिट ग्राफ फंक्शन। इंटरनली ये होता है आपका क्या, इनिट ग्राफ फंक्शन, जिसमें हम GD का एड्रेस पास कराते हैं यानी ग्राफिक्स ड्राइवर का, और दूसरा GM का एड्रेस पास करा दिया। उसके बाद में यहाँ पे ग्राफ्स ड्राइवर यानी ग्राफ ड्राइवर पाथ बेसिकली हम बोलते हैं उसे, जो कि होता है आपका एक डायरेक्टरी। क्या होता है, डायरेक्टरी पास कराते हैं, रास्ता बताते हैं हमें वहाँ तक जाना है। इस तरीके से यहाँ पे टर्बो C3 BGI फाइल तक हमें जाना है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, पाथ होता है, हमें रास्ता बताना पड़ता है अपने कंपाइलर को कि भाई वहाँ तक जाओ, और वहाँ पे ग्राफिक्स ड्राइवर का फाइल मिलेगा आपको और ग्राफिक्स मोड का फाइल मिलेगा, उसे इनिशलाइज करो। और हमारे लिए जो हम अभी तक कंसोल को हम टेक्स्ट मोड में यूज़ कर रहे थे, अब उसे हमारी बारी आई है ग्राफिक्स में यूज़ करना। तो प्लीज़ जाओ वहाँ तक, और वहाँ पे फाइल पड़ी हुई है इसकी, किसकी, ग्राफिक्स मोड की और ग्राफिक्स ड्राइवर की, इस वाले लोकेशन पे, इस वाले लोकेशन पे आपको C ड्राइव में जाना है। टर्बो C फाइल, टर्बो C3 का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर उसका सब फोल्डर मिलेगा BGI, इसी BGI फोल्डर में आपको मिल जाएगा ग्राफिक्स मोड और ग्राफिक्स ड्राइवर। ये कंपाइलर को आप बताते हैं और कंपाइलर वहाँ जाके देखेगा, आपको चेक करेगा, फाइल मिलेगी तो आपके लिए क्या कर देगा, टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड में आपका कंसोल इनिशलाइज करा देगा। सिंपल था। उसके बाद में हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने, हम क्या कर देते हैं गेट CS, ये हमारा तो बेसिक सिंटैक्स में आता ही है। उसके बाद में क्लोज ग्राफ कर देते हैं ताकि आपको, ये रही आपकी बेसिक सिंटैक्स, हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अब इसमें आपको आर्क फंक्शन कॉल कराना है। आर्क फंक्शन में आपको पता ही है कि 5 आर्गुमेंट हम पास करते हैं, 5 आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक है। 5 आर्गुमेंट कौन कौन से होते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे जो x की वैल्यू थी वो मैंने 250 दे दी यानी x एंगल से, और y कोऑर्डिनेट्स की एंगल, y कोऑर्डिनेट्स का मैंने जो वैल्यू दिया वो 250 दिया अगेन, हाँ 250 250 यानी x एंगल से भी 250 और y एंगल से भी 250 आपको छोड़ना है डिस्प्ले। उसके बाद में हमारा आर्क ड्रॉ करना है। उसके बाद में थर्ड आता है आपका आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है आपको, है ना, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट सपोज यहाँ से कर लेता हूँ 50 से, ठीक है। उसके बाद में अब एंड कहाँ करना चाह रहे हैं, मैं 260 तक जा रहा हूँ, वहाँ पे एंड करूँगा। उसके बाद में उसके बीच की रेडियस कितनी होगी, रेडियस तो अब बता ही दिया हूँ आपको क्या है, रेडियस क्या है ना। उसके बाद में आपको ये क्या करना है, सिंपल इस प्रोग्राम को रन करा देना है। सिंपल आर्क बन के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने ऊपर से भी 250 छोड़ रखा और साइड से यानी एक्स एंगल से भी 250 छोड़ रखा, और ऊपर से कैसे उसे समझते हैं एक बार फिर से। हम लोग पेंट ओपन कर लेते हैं अपना, और पेंट पे जाके हम लोग समझते हैं। पेंट ओपन हो जाए भाई, हाँ ओपन हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक आर्क बना रखा, सेम जो वहाँ पे बना था। अब इसे हम समझते हैं कि यहाँ से भी 250 आपने छोड़ा है, 250, और आप क्या करना है, आपको ये लाइन यहाँ तक ड्रॉ करनी है अगर आपको समझना है तो, इसके सेंटर तक, क्योंकि ये जो अज्यूम करता है ना वो एक्स, ये सेंटर तक जाता है आपकी वैल्यू, है ना, सेंटर तक की अज्यूम की जाती है। अब आपको यहाँ ये भी एक्स की वैल्यू भी 250 आपने दे दी है और वाई की वैल्यू भी 250 दे दी है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये लग रहा होगा कि यार ये बताओ सर, ये बताओ कि मतलब ये जो वैल्यू है ना वाई वाली वैल्यू, वो तो थोड़ी कम लग रही एज ए कंपेयर टू एक्स की, है ना, एक्स एंगल से। तो यहाँ पे आपका जो कंसोल विंडो खुल के आता है, एक बार आप इसे देखें, पेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, एक आर्क किस पे ड्रॉ किया है, पेंट पे, ठीक है। और पेंट की जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है, ये लास्ट आपने लेफ्ट साइड कॉर्नर पे देखें, जहाँ पे मैं पेंट कर रहा हूँ, ये यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता है वो यहाँ से। जो आपका कंसोल खुल के आता है वो लेफ्ट साइड से भी कुछ छोड़ेगा और राइट साइड से भी कुछ छोड़ेगा, ये उसका डिफ़ॉल्ट होता है, ये उसे कंसीडर नहीं करना होता है, ठीक है। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखे होंगे, वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो वीडियोस आप प्ले करते हैं तो यहाँ पे थोड़े आपने बॉर्डर देखा होगा ब्लैक, इस साइड में भी ब्लैक आता है, इस साइड में भी ब्लैक आता है, और आपकी वीडियो बीच में चल रही होती है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे कंसीडर की जाती है कि ये चीज़ काउंट नहीं होती है। अब आपकी आउटपुट यहीं से आने वाली, तो आप यहाँ देख लें, इस बॉर्डर से आप काउंट करें एक्स की वैल्यू और इस बॉर्डर से काउंट करें, तो आपको
समझ में आ जाएगा कि 250 इज़ सफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरीके से काम कर रहा होता है वो। तो आपने क्या किया, 250 एक्स से छोड़ा और 250 वाई से छोड़ा, यानी हमारा इस पोजीशन पे बन के आ गया। अब आपने क्या किया, यहाँ से ये रही स्टार्टिंग एंगल, ये इसका वैल्यू हमने कितना दिया, 50 से स्टार्ट करो सर, और यहाँ से आपने कितना दिया, 260, ठीक है। यानी इंड हमें 260 पे करना है था, और हमें स्टार्ट अपने आर्क को बनाना कहाँ से शुरू करना था, 50 एंगल से, ठीक है। तो इस तरीके से आप 5 आर्गुमेंट दे दिया, और इसके 20 का रेडियस हमने दे दिया लाइक दिस, ये रही इसकी रेडियस, ये रही इसका रेडियस, जो हमने कितना दिया हुआ है, 100। मैं एक सेकंड में फिर से बता दूं आपको, थोड़ा रेडियस का पंगा क्या है। क्या होता है, सेंटर से आप रेडियस मापते हैं इस वाले लाइन तक, बॉर्डर तक, इसे आप बोलते हैं रेडियस, और रेडियस की वैल्यू आपने दी है कितनी, 100, ठीक है। अगर रेडियस की वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज करने पे क्या होगा, सपोज मैं रन कराता हूँ, ये फिगर आप देख लो अच्छे से एक बार, और फिर हम इसका रेडियस चेंज कराते हैं। यहाँ पे रेडियस हमने क्या कर दिया, 200 कर दिया। क्या फ़र्क आएगा इसमें, ये फ़र्क आया, ठीक है। इस तरीके से आपका रेडियस काम कर रहा होता है। अब आप इस प्रोग्राम को एक बार फिर से देखें, इस प्रोग्राम को जो मैंने लिखा हुआ है, आप हमेशा इसी तरीके से प्रोग्राम लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम एज अ प्रोग्रामर हम ये नहीं चाहेंगे कि हम अपने कंज्यूमर को जो अपनी सॉफ्टवेयर डिलीवर करें, सपोज़ यहाँ पे आप क्या हैं, एक सपोज़ आप एक कंपनी में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या एज अ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, है ना। तो एक कंज्यूमर आया, एक कस्टमर आया आपके कंपनी में, और उसने बोला भाई मेरे को ना एक सॉफ्टवेयर डेवलप करानी है, सॉफ्टवेयर बनवाना है, ठीक है। तो ठीक है, आपने बोला ठीक है, हो जाएगा, बन जाएगा। फिर एज अ प्रोग्रामर आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो वैल्यू मैं दूं केवल वही वैल्यू पे काम करे वो आपका सॉफ्टवेयर। भाई कंज्यूमर के लिए आप बना रहे हैं ना, कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, तो उसका भी तो कुछ रोल होना चाहिए आपके उसमें, कि वो भी तो चाहेगा भाई मैं अपने अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करूं, है ना, अपने अकॉर्डिंग आर्क बनाऊं। आपने सपोज ये एंगल दे दिया, और वो जब आर्क ये फंक्शन हमेशा रन करेगा आपका ये सॉफ्टवेयर, तो उसके सामने तो यही वाला आर्क बन के आएगा। आपको इसकी साइज़ भी रिड्यूस करना चाहेगा, इसका साइज़ थोड़ा हो सके, उसकी रिक्वायरमेंट हो ऐसी कि उस इसे बड़ा भी करना चाहे, तो ये सहूलियत भी तो देखनी है ना उसकी, कि हमने क्या करना है, इस तरीके से प्रोग्राम लिखना है कि भाई उसकी सहूलियत भी देख के हमें चलनी है, कि वो अपने हिसाब से इस आर्क के फंक्शन को यूज़ कर सके। वो चाहे तो इस आर्क को छोटा बना सके, वो चाहे तो इस आर्क को बड़ा बना सके, यानी उसकी मर्जी भी कुछ चले आपके सॉफ्टवेयर को लेके, है ना। हमेशा आप इस तरीके से सॉफ्टवेयर लिखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि भाई अब आपको यूज़र से इनपुट लेना है। तो हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल जितने भी वेरिएबल एज अ वेरिएबल हमने पास किया हुआ है यहाँ पे, हम क्या करते हैं यूज़र से पूछ लेते हैं भाई तुम कितना चाहते हो, कौन कौन सा एंगल चाहते हो, कौन सा रेडियस चाहते हो, कितना रेडियस चाहते हो, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, सिंपल यूज़र से पूछ लेते हैं भाई तू बता कितना चाह रहा है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 5 आर्गुमेंट पास हुआ है इसके लिए, है ना, इसके लिए 5 आर्गुमेंट पास हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हमने 5 वेरिएबल बना लेना है। 5 वेरिएबल बनाएंगे, उसमें आप उसके हिसाब से वैल्यू इंटर कराएंगे, और हम क्या कर देंगे, सिंपल अपने आर्क फंक्शन को कॉल करा लेंगे उसी वैल्यू पे। इसके लिए एक्स वैल्यू बनाया, वाई बनाया, स्टार्ट एंगल बना दिया, उसके बाद में एंड एंगल का एक वेरिएबल बना दिया, और लास्ट में रेडियस बना दिया, ठीक है। उसके बाद में हम सिंपल आते हैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट डालते हैं, प्रिंट ऑफ प्लीज इंटर एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। सिंपल रहा ये प्रोग्राम। उसके बाद में प्रिंट स्कैनअप में हमने इसे इंटर करा दिया। ये चीज़ तो आप अच्छे से जानते हो, ये कुछ नया नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत पहले से इस पे काम कर रहे हैं कि स्कैनअप और प्रिंटअप क्या है, तो आप अच्छे से जानते हैं। और आप ये बिल्कुल मत घबराइएगा कि ये बहुत ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस से नहीं समझ में आएगा। सिंपल है, केवल हमें प्रिंटअप और स्कैनअप फंक्शन है, से हमें पता है कि प्रिंटअप क्या करता है, स्कैनअप क्या करता है। प्रिंटअप वही मैसेज प्रिंट कर देगा, और स्कैनअप वो जो यूज़र से आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप उसमें इंटर करा लेंगे। सिंपल इतना ही काम है इसका, %d, है ना, एड्रेस ऑफ हम क्या पास कर देते हैं, एक्स, ठीक है, सिंपल।
फिर प्रिंट ऑफ मैंने पूछा भाई बताओ वाई कोऑर्डिनेट कितना रखना चाहते हो, इंटर वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे स्कैनअप में फिर से मैंने क्या करा लिया, इंटर करा लिया परसेंटेज डी। अब परसेंटेज डी डिलीमीटर है ये आपका, है ना। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी इंटीजर के लिए होता है, आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद में एड्रेस ऑफ वाई पास करा दिया इसे, इस फंक्शन के लिए। फिर से हमने अपने यूज़र से पूछ लिया भाई तुम कितना मतलब अपने कंज्यूमर से यानी थर्ड पार्टी से आप पूछते हैं भाई अब बताओ कि अपना आर्क शुरू किस एंगल से करना चाहते हो, प्लीज़ इंटर स्टार्ट एंगल, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिंट कराएंगे इसे, स्कैनफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ स्टार्ट में हमने इस वेरिएबल में हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को ऊपर उस टाइम के लिए मैंने स्टोर करा दिया। फिर से हम पूछते हैं प्रिंट ऑफ प्लीज इंटर इंड एंगल, आप अपने अपने आर्क को खत्म कहाँ करना चाह रहे हैं, इंड उसका कहाँ पे है, कौन से एंगल पे इंड करने वाले हैं वो भी आप बता दीजिए लगे हाथ, ठीक है। यूजर देखा ये मैसेज, वो भी बड़ा चालाक ठहरा, वो भी बता देगा। चलो ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ भाई, चलो एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ इंड, ठीक है। फिर मैंने एक मैसेज उसे फिर से भाई उसे परेशान करने के लिए मैंने डाल दिया। चलो इतना सब कुछ बताया तो एक और बता दो, रेडियस कितना लेना चाहते हो प्लीज़। अब रेडियस भी इंटर कर दो आप, प्लीज़ इंटर रेडियस। चलो अब यूजर सोचेगा यार ठीक है इतना सब कराया तो रेडियस भी दे देते हैं, क्या करना है। स्कैन ऑफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ रेडियस, ठीक है। ये मैंने इंटर करा लिया, सारे आर्गुमेंट्स मैंने इंटर करा लिए अपने यूजर से, अपने कस्टमर से, अपने कंज्यूमर से, ठीक है। उसके बाद में सारे आर्गुमेंट्स हमने पास कर देने हैं फंक्शन को। स्टार्ट एक्स, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई स्टार्ट और इंड, उसके बाद में रेडियस। सिंपल था ये। अब इसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन लिखा है, तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शंस हैं, तो हमने उसके लिए क्या करना है, इनपुट करना पड़ेगा आपको हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद में यहाँ पे हम न्यू लाइन दे देते हैं सब में, ताकि आपको न्यू लाइन दे दूँ सब में, ताकि ये आउटपुट लाइन चेंज कर करके आए बार बार। इस तरीके से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी ना कि लाइन कैसे चेंज हो रहा है, मतलब लाइन आपको चेंज कर देना है हमेशा। ये जो आपकी लाइन न्यू लाइन फंक्शन, ये डेलीमीटर्स आपके लिए बहुत हेल्प करती है। ये आपकी ज़िंदगी को ना बहुत आसान बना देती है, बहुत आसान बना देती है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको मोस्टली क्या है कि आप एक एफिशिएंट मतलब अच्छा प्रोग्रामर हैं, तो आप ये ज़रूर चाहेंगे कि हम अपने प्रोग्राम का जो आउटपुट है, जो इंटरफेस है, हम जितना कस्टमर फ्रेंडली बनाएं, यूज़र फ्रेंडली बनाएं, उतना आपका आप साबित करते हैं कि हाँ मैं अच्छा प्रोग्रामर हूँ, जितना आप क्या करें यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है उस मायनर में कि आप हर लाइन पे उसके रिक्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं, आप हर लाइन में अपने मतलब आउटपुट को चेंज कर रहे हैं कि यार यहाँ इस लाइन पे ये बताना है, इस लाइन पे ये बताना है, इस लाइन पे ये बताना है, यानी हर बार आप लाइन चेंज कर करके उससे पूछ रहे हैं। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे न्यू लाइन नहीं लगाता तो क्या होता उसके साथ कि सारी जो भी आप ये सारी घमासान प्रोग्राम लिखे हैं ना, ये एक ही लाइन में चल रहा होता। अब उस चीज़ से यूज़र भी इरिटेट हो जाता, भाई मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, है ना, क्या कि वो आपको गाली देता। सनकी ठहरा अगर यूज़र ना तो गाली देगा आपको, किस तरीके से प्रोग्राम लिखा है, और थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी नहीं करा तो और भी गाली देगा वो। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको, है ना, कि यूज़र फ्रेंडली भी बनाना है आपको। जितना इजी आप इंटरफेस देंगे अपने प्रोग्राम का, उतना
बेहतर आप अपने आप में फील करेंगे कि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, कॉन्फिडेंस आएगा उसमें, और यूज़र भी खुश हो जाएगा, है ना। तो ये हमेशा, और आपको हमेशा ये बताया जाता है हमें, अभी तो हम लोग इनिशियल पॉइंट पे हैं, सी का पढ़ रहे हैं ना, हो सकता है बहुत लोगों का पहला लैंग्वेज हो सकता है कई लोग कुछ लैंग्वेज पढ़ लिए हों फिर सी पे आओ, लेकिन मोस्टली लोग पहला लैंग्वेज होता है ये हमारी सी लैंग्वेज। तो हम लोगों को आगे जाके जब पता चलता है आप लोगों को कि यार अब आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर लिखना है, तो सॉफ्टवेयर लिखने के लिए आपको बार बार अप्रिसिएट ये किया जाता है कि आप यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे अपना प्रोजेक्ट, यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे, इंटरफेस जितना हो सके उतना आसान करके दोगे। ये आपको बार बार मैनेजर बोलेगा, आपको बार बार प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेगा। आप अगर खुद से भी आप प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे तो आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे यार कि मैं ऐसा प्रोग्राम बनाऊं कि यूज़र फ्रेंडली हो, यूज़र के समझ में आए, उसे कोई दिक्कत ना हो उसे यूज़ करने में, प्रोग्राम को कंफ्यूज ना हो कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो इस तरीके से भी आपको प्रोग्राम लिखना है, उस चीज़ में आपको न्यू लाइन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद में ये हमारा प्रोग्राम आई होप रेडी है, कोई मिस्टेक तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, इसे रन कराते हैं, यहाँ पे जो गलती आई देख लेंगे यार, है ना। यहाँ पे जो गलती आएगी देख लेंगे क्या है। 3 एरर्स आ गए, हमने जो सोचा था वही हुआ। एरर हम लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है भाई। चलो रन कराते हैं इसे फिर से। ये हो गया आपका रन, ठीक है। 250, प्लीज एंटर योर एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद में स्टार्ट एंगल, मैंने 0 से स्टार्ट करना है इस बार, और कहाँ तक जाना है, 360 तक जाना है, ठीक है। रेडियस 100 बन के आ गया आपका 360, यानी पूरा रोटेट हो जाएगा आपका, सर्कल टाइप का बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। अब आप हमेशा याद ये चीज़ रखेंगे कि यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया 250 इसे ज़्यादा मत, बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि ये जो आपकी आउटपुट जो शेप बन के आ रहा है सर्कल का, भी आप देख रहे होंगे हमने आर्क बन के आ रहा है, लेकिन एज सर्कल फेस में बन के आ रहा है, ठीक है, सर्कल शेप में बन के आ रहा है। तो हमेशा ये चीज़ ना आपकी अगर ज़्यादा वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे देंगे एक्स और वाई की, तो ये ब्लैक स्क्रीन से बाहर चली जाएगी, आपको दिखाई नहीं देगी, रन करेगा प्रोग्राम लेकिन दिखाई नहीं देगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, मैं इससे फिर से रन कराते हैं इसे। वहाँ पे मैंने एक्स कोऑर्डिनेट के लिए 250 डाला था, यहाँ पे मैं 1000 डाल देता हूँ, ठीक है। अगेन मैं 1000 डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक। चलो 0 से स्टार्ट करते हैं और 360 और 260 तक जाता है। इस बार हम सर्कल नहीं बनाएंगे, इस बार हम केवल एक आर्क बनाएंगे। अब ये मैंने इंटर कर दिया, प्रोग्राम आपका रन हो गया, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैंने एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा दे दी है, और वो हमारी शेप बन के बाहर चली गई है। आउटपुट, ये जो आउटपुट वाली स्क्रीन आ रही, ब्लैक स्क्रीन आ रही है जिसे कंसोल विंडो बोलते हैं, इस कंसोल विंडो के बाहर जा चुकी है वो, है ना, इसलिए नज़र नहीं आ रही। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिख लेना है और उसके बाद में इम्प्लीमेंट कराना है, बार बार इसे जितना हो सके उतना इम्प्लीमेंट कराओ। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप बार कहीं भी पूछ, मतलब कमेंट बॉक्स में डालें अपनी क्वेरी और पूछें उसके बारे में, क्या